बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरोज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। इनमें से एक हाकिम ने कहा, अल्पा ने और ब्रेन अदम ने हम सबको बुरी तरह उलझा कर रख दिया है। हमारी समझ में नहीं आता हम किसे सच्चा समझे किसे झूठा। नारंग तक ये बात पहुंची तो इसने कहा, जिस तरह आप लोग अल्पा पर भरोसा कर रहे हैं कि वो किसी दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले की आलाकार नहीं है, किसी के दबाव में नहीं है, इस तरह मुझ पर भरोसा किया जाए। आने वाला वक्त बताएगा कि हम दोनों में से कौन काबिल एतबार है, कौन सच्चा है और कौन झूठा। पता नहीं कब हकीकत सामने आएगी। तुम में से कोई एक हमारे मुल्क का और हमारी कौम का दुश्मन है। जब तक तुम दोनों की हकीकत सामने आएगी, इस वक्त तक तुम में से कोई एक दुश्मन बनकर हमारे मुल्क के अहम राज चुराता रहेगा। नारंग ने कहा, अल्पा यही कर रही है। मैं इसीलिए वापस आया हूँ। अल्पा को अपने मुल्क और अपनी यहूदी कौम के लिए दर्द सर बनने नहीं दूंगा। यहाँ का एक राज भी वो चुराकर अपने किसी आमिल को नहीं दे सकेगी। अल्पा ख्यालखानी के जरिए अकाबरीन में से एक के दिमाग में आई तो इसे पता चला कि ब्रेन आदम के नाम से नारंग वापस आ गया है और ख्यालखानी के जरिए दावा कर रहा है जिस तरह अल्पा मरने के बाद जिंदा हो गई थी, इसी तरह वो भी जिंदा होकर वापस आया है। वो कमांडर इन चीफ के दिमाग में जाकर नारंग की बातें सुनने लगी। इसकी आवाज और लबो लहजे को अपनी गिरफ्त में लिया। फिर ख्यालखानी के जरिए इसके दिमाग में पहुंचना चाहा तो इसने सांस रोक ली। इसने फिर ख्यालखानी के जरिए इसके दिमाग में पहुंचने की कोशिश की। फिर बोली, नारंग सांस न रोकना, मेरी एक बात सुन लो। मगर इसने एक भी बात नहीं सुनी। सांस रोककर इसे भगा दिया। वो दिमागी तौर पर हाजिर होकर अपने सोफे से उठ खड़ी हुई। अपने बेडरूम से निकलकर बंगले के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरती हुई आखिरी कमरे में आई। इस कमरे में कोई सामान नहीं था, सिर्फ काले अमल के सिलसिले में जरूरत का कुछ सामान रखा हुआ था। कमरे के वस्त में जैकब रॉबिन बैठा हुआ कुछ मंत्र पढ़ रहा था। इसे देखते ही अल्पा ठिठक गई। अगर वो इसकी तन्हाइयों का राजदार ना होता तो अल्पा दोनों हाथ अपनी आंखों पर रखकर वहां से पलटकर भाग जाती। क्योंकि इसके बदन पर लिबास नहीं था, वो नंग जड़ंग नंगे फर्श पर बैठा हुआ था। इसके सर के चारों तरफ दो बड़ी कीलें बेबस थीं। आधी सर में घुसी हुई थीं और आधी बाहर निकली हुई थीं। इसके दोनों हाथ फिजा में उठे हुए थे और दोनों मुट्ठियों में एक एक खंजर था। इसने खंजर की धार को मुट्ठियों से इस तरह जकड़ लिया था कि इसकी हथेलियां और उंगलियां किसी हद तक कट चुकी थीं और लहू खंजर की धार से होकर खंजर की नोक से टपकता हुआ फर्श पर बह रहा था। इसके सामने कुछ फासले पर एक इंसान का सर रखा हुआ था। इस सर पर अंगारे दहक रहे थे और इन अंगारों से लुबान का धुआं निकलता हुआ कमरे की फिजा में फैल रहा था। अल्पा आंखें फाड़ फाड़ कर इसे देख रही थी। इसने एक रात पहले इसे कहा था, कभी कभी काले जादू में नाकामी होती है तो शैतान को खुश करने के लिए अपना लहू बहाना पड़ता है, तब शैतान खुश होता है और अपने मन की मुराद पूरी होती है। कब नारंग हमारी मुट्ठी में आएगा, हम इसे छठे जिस्म में पहुंचाकर फिर सातवें जिस्म में पहुंचाकर कब हलाक करेंगे, इससे कब हमेशा के लिए पीछा छूटेगा। जैकब रॉबिन ने कहा था, अगर मुझे ऐसे ही नाकामी होती रही तो मैं फिर ऐसा अमल करूंगा जिसमें सिर्फ हमारे जैसे विश डॉक्टर ही अपना लहू बहाकर और अज़ियतें बर्दाश्त करके शैतान को खुश करते हैं। और अल्पा देख रही थी कि वो अपना लहू बहा रहा था, अपने सर के चारों तरफ दो कीलें पेवस्त करके अज़ियतें बर्दाश्त कर रहा था। अल्पा खुले हुए दरवाजे की चौखट से लगकर और बुरी तरह सहम कर बोली, ओ गार्ड, मुझे डर लग रहा है। जैकब, ये तुम क्या कर रहे हो? फॉर गॉड सेक ये अमल ना करो, तुम मर जाओगे, मैं अकेली रह जाऊंगी। इसकी बात खत्म होते ही जैकब ने एक गहरी सांस अपने अंदर ली। फिर सांस झटके से बाहर की तो वो दोनों हाथों से खंजर छूटकर फर्श पर गिर पड़े। इसने फिर एक गहरी सांस ली, फिर सांस को एक झटके से बाहर निकाला तो सर से दो कीलें निकलकर गिर पड़ी। इसने फिर गहरी सांस अंदर ली, फिर एक झटके से सांस बाहर की तो दो कीलें और निकलकर गिर पड़ी। इसके इस तरह अमल करते रहने से सर की तमाम कीलें निकल गईं। इसने आंखें खोली, फिर अल्पा की तरफ सर घुमाकर देखा। वो आंसुओं से रो रही थी। इसने कहा, तुम बिल्कुल परेशान ना हो, आंसू पूछ लो। ये नारंग पर महज जादुई हमला था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज खामोश हो जाओ। वो आंसू पूछते हुए इसके करीब आई, फिर बोली, कुछ कामयाबी हुई? हाँ, कामयाबी हुई भी और नहीं भी। मेरा ख्याल है कि वो इसी मुल्क में है, इसी शहर में है और हमारे काबरीन से मेरे खिलाफ बोल रहा था। वो नहीं बोल रहा था। अल्पा ने हैरानी से पूछा, क्या कहना चाहते हो? क्या अभी मैंने जो आवाज सुनी है वो नारंग की नहीं है? नारंग इस वक्त तपस्या में मसरूफ है। मैंने इसे आंखों के पीछे देखा। वो एक ऊंची जगह बैठा हुआ है और इसके चारों तरफ एक दायरा सफेद रंग से बनाया हुआ है। मेरे सर में पेवस्त रहने वाली दो कीलें इसकी तरफ जा रही थी, लेकिन वो इस हल्के से बाहर रुक गईं। इस दायरे पर अमल किया गया है। इसके अंदर ना कोई चीज जा सकती है, ना वहाँ इंसानी कदम पहुँच सकते हैं, ना ही हमारा मंत्र कुछ असर दिखा सकता है। वो बोली, ठहरो, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लाती हूँ, पहले तुम्हारे जख्मों की मरहम पट्टी करूंगी।
वो उसकी तरफ दोनों हथेलियां बढ़ाकर बोला, जब तक मेरा काला अमल जारी था मेरे हाथों में खंजर था, अमल खत्म होते ही खंजर हाथों से निकल गया है, लहू बहना बंद हो गया है, ये देखो। इसने अपनी दोनों हथेलियों को इसकी तरफ बढ़ाया। वाकई लहू नहीं बह रहा था। जहाँ जहाँ हथेलियों और उंगलियों की खाल कट गई थी वहाँ खून जम गया था और ऐसा लग रहा था कि वो जख्म भरने वाले हैं। वो मुस्कुराकर बोला, मेरी फिक्र ना करो और ये सुनो कि नारंग कैसी चालें चल रहा है। हाँ, इसके बारे में कुछ बताओ, क्या वो हमारे काबू में आ जाएगा? यही अभी समझ में नहीं आ रहा है। तुम कह रही हो कि नारंग अभी यहाँ के अकाबरीन से ख्यालखानी के जरिए गुफ्तगू कर रहा था और मैं बड़ी देर से अमल कर रहा हूँ। इसे इस दायरे के अंदर तपस्या करते देख रहा हूँ। जब वो तपस्या में मसरूफ है तो फिर यहाँ के काबरीन से कौन गुफ्तगू कर रहा है? अल्पा ने कहा, और कौन गुफ्तगू करेगा? अगर वो खुद काबरीन से नहीं बोल रहा था तो इसने किसी टेलीपैथी जानने वाले से दोस्ती की होगी। इसका वही टेलीपैथी जानने वाला दोस्त नारंग बनकर हमारे काबरीन से बोल रहा होगा। इसने अल्पा से कहा, तुम मेरे दिमाग में आओ, आंखें बंद करके मंत्र पढ़ रहा हूँ। मेरे मंत्र की आवाज जिस सिमत जाएगी इस सिमत वो टेलीपैथी जानने वाला दोस्त मौजूद रहेगा। तुम इसकी आवाज सुन सकोगी, फिर इसके लबो लहजे को गिरफ्त में लेकर इसके पास पहुंच सकोगी। अल्पा ख्यालखानी के जरिए जैकब के दिमाग में आ गई। जैकब आंखें बंद किए दोनों हथेलियां फिजा में फैलाकर ऊंची आवाज से मंत्र पढ़ने लगा। अल्पा इसके अंदर रहकर इसकी आवाज सुन रही थी। थोड़ी देर के बाद ही इसे वही नारंग की आवाज सुनाई दी। वो अकाबरीन में से एक फौजी अफसर को मुखातिब करके कह रहा था, मिस्टर कमांडर इन चीफ, आपका मुतालबा बचकाना है। ना मैं आपके सामने आऊंगा ना ही अल्पा आएगी। मैं फिर एक बार यकीन दिलाता हूँ, जरा सब्र करें। मैं जल्द ही अल्पा को इसकी खुफिया पनाहगाह से निकालकर इसकी लाश तोहफे के तौर पर आप लोगों को पेश करूंगा और जब पूरा यकीन हो जाएगा कि वो मर चुकी है तो मैं खुद ही मंजर आम पर आ जाऊंगा। अल्पा जैकब के दिमाग में रहकर इसकी बातें और आवाजें सुन रही थी। इसके लबो लहजे को अपने जहन में नक्श कर रही थी। फिर इसने ख्यालखानी की परवाज की और इस बोलने वाले के दिमाग में पहुंची तो इसने सांस रोक ली। इसने फिर ख्यालखानी के जरिए इसके दिमाग में पहुंचकर कहा, प्लीज सांस न रोकना, मुझसे दो बातें कर लो। वो बोला, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ तुम शायद अल्पा हो। हाँ, मैं अल्पा हूँ, मगर तुम कौन हो? मेरा नाम भीमा दास है। मैं गुरु नारंग का चेला हूँ। अपने गुरु नारंग की सेवा करना मेरा धर्म है, मगर ताजुब है तुमने मेरी आवाज कैसे सुनी है, यहाँ मेरे दिमाग तक कैसे पहुँच गई हो। एक तुम और तुम्हारा गुरु ही काला जादू नहीं जानते हैं। मेरा एक साथी भी बहुत बड़ा जादूगर है। इसी ने मेरे दिमाग को बज़ाहिर मुर्दा बना दिया है। कोई भी टेलीपैथी जानने वाला मेरे अंदर नहीं आ सकता। गुरु ने मुझे बताया था कि तुम किसी विश डॉक्टर के जरिए ये अमल कराती हो और दुश्मनों से महफूज रहती हो। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने इस विश डॉक्टर साथी के जरिए तुम्हारे गुरु को ढूंढ लिया है, लेकिन इसके करीब नहीं पहुंच पा रही हूँ। इसके चारों तरफ जो दायरा है इसके अंदर मेरा विश डॉक्टर साथी नहीं पहुंच पा रहा है। भीमा ने हंसते हुए कहा, वो दायरा नहीं, लक्ष्मण रेखा है। तुम नहीं जानती कि ये लक्ष्मण रेखा क्या होती है। बस इतना समझ लो कि ये एक ऐसी लकीर होती है जिसके अंदर कोई ज्ञानी भी कदम नहीं रख सकता। मैंने जो दायरे की तरह लकीर खींची है वो लकीर दीवार बन गई है। तुम्हारे साथी का कोई जादू इस दीवार से गुजरकर मेरे गुरुदेव तक नहीं पहुंच सकेगा। अल्पा इससे बातें कर रही थी। इसके चोर ख्यालात के जरिए मालूम कर रही थी कि वो एक कमरे में बैठा हुआ है और खिड़की के बाहर देख रहा है। बाहर सड़क के दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा मंदिर दिखाई दे रहा था। बहुत सी हिंदू औरतें और मर्द आते जाते दिखाई दे रहे थे। इसका मतलब ये था कि नारंग हिंदुस्तान पहुंच गया है। अल्पा भीमा को बातों में लगाकर इसी हद तक मालूमात हासिल कर सकती थी। वो इसके चोर ख्यालात को ये उगलने पर मजबूर नहीं कर सकती थी कि वो हिंदुस्तान के किस शहर में है। अगर वो इसके चोर ख्यालात को छेड़ती तो भीमा समझ लेता कि अल्पा इसके अंदर रहकर मकारी कर रही है। इसने पूछा, भीमा, क्या हमारी दोस्ती हो सकती है? होने को बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे गुरुदेव ने कहा है कि तुम्हारी दोस्ती और दुश्मनी भी महंगी पड़ती है। ये तो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। तुम्हारी दुश्मनी की वजह से गुरुदेव मरते मरते बच गए हैं। मैं न होता तो तुम इन्हें मार चुकी होती। तुम दोस्ती करोगे तो मैं तुम्हारे गुरुदेव से दुश्मनी नहीं करूंगी। तुमसे इल्तिजा करूंगी कि अपने गुरुदेव को समझाओ वो मेरी मुखालफत ना करें। मेरी दुश्मनी की सिर्फ यही एक वजह है, अगर वो मेरे मुल्क में नहीं आएंगे तो मैं इनकी बेहतरीन दोस्त बनकर दिखाऊंगी। तुम दुरुस्त कहती हो। मेरे गुरुदेव तुमसे और तुम्हारे मुल्क से सिर्फ इसलिए दुश्मनी कर रहे थे कि मैडम सोनिया के ताबे थे। इन्हें खुश करने के लिए तुम्हें परेशान कर रहे थे। ये शर्म की बात है कि तुम्हारे गुरुदेव हिंदू होकर मुसलमानों की गुलामी करते हैं। मैं हिंदू हूँ और तुम यहूदी हो। हम दोनों मुत्तहिद हो जाएं तो इन मुसलमानों को हर मामले में शिकस्त देते रहेंगे। वो खुश होकर बोली, तुम एक बार मुझसे दोस्ती करके देखो। हम दोनों मिलकर वाकई इन्हें हर कदम पर शिकस्त देते रहेंगे। मैं एक बात कहना चाहती हूँ,
हाँ जरूर कहो, मैं सुन रहा हूँ। तुम इस दोस्ती के सिलसिले में गुरुदेव से क्यों बात करना चाहते हो? वो तो 40 दिनों तक तपस्या में मसरूफ रहेंगे, क्या हम 40 दिनों तक दोस्त बनकर नहीं रहेंगे? ऐसी बात नहीं है। हम आज ही से और अभी से दोस्ती के मामलात इस तरह तय करेंगे कि बाद में गुरुदेव इस बात का बुरा नहीं मानेंगे। वाह बीमा, तुमने अपनी दानिशमंदी से दिल खुश कर दिया है। मैं सोच रही थी पता नहीं तुम कौन हो, कैसे हो। तुम्हारी बातों से तो मैंने ये मालूम कर लिया है कि बहुत ज़हीन हो और हाजिर दिमागी से फैसला कर लेते हो, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर कैसे हो, कद्दावर हो, स्मार्ट हो। मैं तुम्हें एक नज़र ज़रूर देखूंगी। अल्पा, तुम टेलीपैथी की दुनिया में बरसों से नाम कमाती आ रही हो। आज मेरे बारे में इतनी लगन से सोच रही हो तो मुझे खुशी हो रही है। आज मैं जैसा भी दिखाई देता हूँ कुछ दिनों बाद वैसा नजर नहीं आऊंगा। मैं प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपने चेहरे को और बदन की रंगत को बदल रहा हूँ। मेरा कद 6.5 फुट है और इतना सेहतमंद हूँ कि मेरा बदन फौलाद नहीं फौलाद। वो बात यह है कि मैं यहाँ दिन रात हिंदी बोलता हूँ, इसलिए जुबान से हिंदी तलफ़ुज़ अदा हो जाता है। मगर मैं जब से अरबी और तुम्हारी इब्रानी जुबान सीख रहा हूँ तब से सही तरह बोलना आ गया है। क्या मैं तुम्हारी इब्रानी जुबान किसी हद तक सही बोल रहा हूँ? तुम बताओ। ओ फैंटास्टिक, तुम तो इब्रानी जुबान ऐसे ही बोल रहे हो जैसे कट्टर यहूदी हो। तुमने हमारी जुबान पर अबूर हासिल कर लिया। क्या बहुत अरसे से सीख रहे हो? वो मुस्कुरा के बोला, नहीं, मैंने इब्रानी जुबान सीखने के लिए एक यहूदी को ट्रैप किया था। एक आमिल को हुक्म दिया था कि वो ये जुबान मेरे जहन पर नक्श करे। मुझ पर तनवीमी अमल करके पहले अरबी जुबान नक्श कराई गई। इस तरह मैं अंग्रेजी, फ्रांसीसी, अरबी, इब्रानी और रूसी जुबान अच्छी तरह समझने और बोलने लगा हूँ। बेशक एक टेलीपैथी जानने वाले को वो तमाम जुबानें सीख लेना चाहिए जो तमाम दुनिया में ज्यादा से ज्यादा बोली जाती हैं। हमें दोस्ती के सिलसिले में चंद अहम बातों को अच्छी तरह याद रखना चाहिए। पहली बात यह कि हम दोनों कभी एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे और एक दूसरे को अपने अपने दिमाग में भी नहीं आने देंगे। मेरे साथ एक आलाकार रहेगा, तुम भी कोई अपना आलाकार बनाकर रखो। हम इन आलाकारों के दिमागों में पहुंचकर गुफ्तगू करेंगे। ये एहतियाती तदाबीर जरूरी हैं। मैं तस्लीम करती हूँ हम इन्हीं तदाबीर पर अमल करते रहेंगे। तुम यहाँ के वक्त के मुताबिक कल सुबह 10 बजे मेरे दिमाग में आओ। मैं इस वक्त तक किसी को अपना अलाकार बना लूंगा। तुम आओगी तो मैं तुम्हें इसके दिमाग में पहुंचा दूंगा, फिर मैं तुम्हारे किसी अलाकार के दिमाग में आऊंगा। क्या ये ठीक रहेगा? इसने तायद की, बिल्कुल ठीक रहेगा। हम दोनों हम मिजाज हैं, जैसा मैं सोचती हूँ वैसा ही तुम कह रहे हो। मुझे पूरी उम्मीद है हम दोनों की दोस्ती रंग लाएगी और हम हमेशा कामयाब व कामरान रहा करेंगे। अब मैं जा रही हूँ, कल सुबह 10 बजे तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इनका राब्ता खत्म हो गया। अल्पा दिमागी तौर पर जैकब रॉबिन के सामने हाजिर हो गई। इसे बताने लगी कि इसने किस तरह नारंग के चेले बीमा दास को शीशे में उतार लिया है और इससे दोस्ती कर रही है। आइंदा इसकी दोस्ती से बहुत से फायदे उठाने वाली है। दूसरी तरफ बीमा ने फोन के जरिए कहा, हेलो मिस्टर जिराल्ड, तुम चांदमारी पहुंच गए हो? यस सर, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूं। इसने फोन बंद किया, फिर अपने रिहायशी मकान से निकलकर बाहर अपनी कार में आकर बैठ गया। इसे ड्राइव करते हुए एक तरफ जाने लगा। एक बरस पहले तक वो एक मामूली हिंदुस्तानी जवान था जिसने सिर्फ 8 जमातों तक हिंदी पढ़ी थी। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं जानता था, लेकिन टेलीपैथी का इल्म हासिल करने के बाद इसने बहुत कुछ सीख लिया था। कई जुबानें सीखने के अलावा इसने कार ड्राइविंग सीखी थी। सूट नेकटाई पहनकर ऊंची सोसाइटी में जाने और वहां के तौर तरीकों को समझने के मराहिल से भी गुजर चुका था। अब वो चांदमारी की तरफ जा रहा था। चांदमारी इस जगह को कहते हैं जहां राइफल शूटिंग की तरबियत हासिल की जाती है। एक बदनामे जमाना कातिल और दीगर जराइम में मुलव्वस रहने वाला जिराल्ड वहां आया करता था। इसे मौजूदा जदीद असले के बारे में तफसील से बताया करता था और इन्हें इस्तेमाल के तरीके भी सिखाया करता था। जिराल्ड बहुत ही खतरनाक मुजरिम था, कभी कानून की गिरफ्त में नहीं आता था लेकिन बीमा की गिरफ्त में आ गया था। बीमा ने इसे ट्रैप किया था, फिर इसे अपना मामूल और आलाकार बना लिया था। ऐसा खतरनाक बदनामे जमाना मुजरिम आइंदा इसके बहुत काम आ सकता था। वो चांदमारी पहुंचकर जिराल्ड से जदीद असले के बारे में मालूमात हासिल करता रहा और इन्हें इस्तेमाल करने के तरीके भी सीखता रहा। 2 घंटे बाद वो वहां से वापस हुआ। 1 घंटे तक वो ड्राइव करते रहने के बाद एक बड़े से खाली मकान के सामने पहुंचा। वो मकान खाली नहीं था। इसके एक बहुत बड़े कमरे में नारंग एक जरा ऊंची जगह बैठा हुआ तपस्या में मसरूफ था। इसके चारों तरफ सफेद रंग से एक दायरा खींचा गया था। विच डॉक्टर जैकब रॉबिन का कोई जादू इस दायरे के अंदर नहीं पहुंच सकता था और ना ही नारंग को कोई नुकसान पहुंचा सकता था। अगर कोई दुश्मन वहां पहुंच भी जाता तो इस दायरे के अंदर कदम नहीं रख सकता था। लेकिन बीमा इस दायरे के अंदर आ गया, फिर नारंग के करीब आकर इसके शाना बशाना ऊंची जगह पर बैठ गया। इसकी तरह तपस्या का अंदाज इख्तियार करते हुए आधे घंटे तक ज्ञान ध्यान में मसरूफ रहा। फिर नारंग के दिमाग में पहुंचकर बोला, कैसे हो? इसकी आवाज सुनकर नारंग थोड़ी देर के लिए तपस्या के ध्यान से निकल आया। इसकी तरफ
तरफ देखकर इसके सामने हाथ जोड़कर बोला, बीमा महाराज, मैं आपका सेवक हूँ और आपका हुक्म मानता हूँ। आपने मुझे सारी दुनिया से छुपाकर तपस्या करने का मौका दिया। हाँ, मौका दिया है। कभी तुम मेरे गुरु थे और मैं तुम्हारा चेला था। आज मैं तुम्हारा गुरु हूँ और तुम मेरे चेले हो। मैं नहीं चाहता कि आत्मशक्ति हासिल करने के बाद तुम मेरे जादुई अमल से निकलकर मुझ पर बर्तरी हासिल करो। इसलिए तुम्हारी आत्मशक्ति मुकम्मल होने तक मैं तुम्हारे दिमाग पर जादुई अमल और तनवीमी अमल करता रहूंगा। तुम महान आत्मशक्तिमान बनकर भी मेरे सेवक बने रहोगे। वो बोला, गुरु भीमा दास, मैं आपके पैरों की धूल और धूल बनकर रहने वाला सेवक ही फूल की तरह अपने गुरु के सामने तरोताजा रहता है। क्या अब मैं आपका ध्यान करूं? हाँ, ध्यान करो और सिर्फ मुझे देखते रहो। इसने आंखें बंद कर ली, फिर बंद आंखों के पीछे भीमा को देखने लगा। भीमा हर रोज की तरह इस पर तनवीमी अमल करने में मसरूफ हो गया। वो दिन के 12 बजे और रात के 12 बजे इसी तरह अमल किया करता था ताकि वो आत्मशक्ति मुकम्मल तौर पर हासिल कर ले। तो इसके बाद भी वो भीमा के मुसलसल अमल की वजह से इसका गुलाम बना रहे। टेलीपैथी की दुनिया में सभी मौका से फायदा उठाते हैं। विच डॉक्टर जैकब रॉबिन ने भी मौका से फायदा उठाकर अल्पा को अपनी मामूला और ताबे बना लिया था। इधर भीमा ने भी मौका से फायदा उठाया था। वो नारंग को अपना गुरु मानकर हमेशा अपने ऊपर मुसल्लत नहीं करना चाहता था। इसके बरक्स वो नारंग की टेलीपैथी और इसकी मुकम्मल आत्मशक्ति से आइंदा फायदे उठाना चाहता था। इसलिए इसने अपने गुरु को अपना गुलाम बना लिया था। इसने नारंग पर अपने इत्मीनान और इत्मीनान की हद तक अमल किया। फिर इसे अपनी तपस्या जारी रखने का हुक्म देकर वहां से बाहर आया। वहां से कार में बैठकर इस सर्जन की तरफ जाने लगा जो आज इसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करने वाला था और सर्जरी के जरिए ही इसके दोनों हाथों और दोनों पैरों को गर्दन से नीचे सीने तक के हिस्से का रंग बदल कर इसे गोरा चिट्टा बनाने वाला था। लिबास पहनने के बाद इसके हाथ, पैर और गर्दन से नीचे सीने के कुछ हिस्से तक बदन झलक सकता था और इस हद तक झलकने वाला हिस्सा गोरा चिट्टा नजर आता। लिबास के अंदर छुपा हुआ बदन पहले की तरह काला ही रहता। देखा जाए तो अक्सर लोग ऐसे ही होते हैं, ऊपर से उजले और अंदर से काले। बाबा साहब के इदारे में अब्दुल्ला वास्ती नामी एक बुजुर्ग रहा करते थे। इनका वतन जमहूरिया चीन का इलाका लाओस था। वो दीनी और दुनियावी अलूम हासिल करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक का सफर करते हुए बाबा फरीद वास्ती के इदारे में आए थे। वहाँ का ईमान परवर माहौल देखकर वहीं रह गए थे। बाबा फरीद वास्ती की तालीमात से इतने मुतासिर हुए थे कि उन्होंने अपने नाम अब्दुल्ला के साथ वास्ती का इजाफा कर लिया था और अब अब्दुल्ला वास्ती कहलाने लगे थे। इस इदारे में जितने बुजुर्ग रूहानियत के मराहिल तय करने के लिए इबादत और रियाजत में मसरूफ रहा करते थे, इनमें सबसे पहला नाम अब्दुल्ला वास्ती का था। ये तय पा चुका था कि जनाब तबरेजी के बाद जनाब अब्दुल्ला वास्ती को ही बाबा साहब के इदारे का बुजुर्ग रहनुमा तस्लीम किया जाएगा। जनाब अब्दुल्ला वास्ती एक दिन फजर की नमाज अदा करने के बाद जनाब तबरेजी के हुजरे में तशरीफ लाए। फिर मौदबाना अंदाज में कहा, आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। जैसा कि मैं अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बता चुका हूँ, इसके मुताबिक मेरा एक भाई और इसके खानदान के अफराद लाओस में थे। आप जानते हैं कम्युनिज्म की बुनियाद पर चीन में जमहूरियत कायम हो गई। वहाँ के लोग मेहनत, लगन और खुद एतमादी के बायस तरक्की करते चले आ रहे हैं। लेकिन जो लोग कम्युनिज्म के रहनुमा कहलाए थे और जिनके इरादे नेक नहीं थे, वो जमहूरियत चीन से निकलकर लाओस और कंबोडिया की तरफ चले आए थे। उन्होंने इन ममालिक में इक़्तिदार हासिल करने के लिए वहाँ आम लोगों पर जुल्म सितम की इंतहा कर दी। वहाँ की ज़राअत, सनत और मईशत को बिल्कुल तबाह कर दिया। लोग फाकों से मरने लगे। बेरोजगारी से तंग आकर उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होकर हथियार उठा लिए। वहाँ के सियासी हालात ने मेरे भाई और इनके बच्चों पर बहुत बुरा असर किया है। वो खाने और कपड़े के मोहताज होकर वहाँ से हिजरत करने पर मजबूर हो गए हैं। जनाब तबरेजी ने कहा, अल्लाह ताला इन पर रहम करे। आपने इनके बारे में क्या मालूमात हासिल की हैं? अब वो किस हाल में हैं? आप जानते हैं हम रूहानी टेलीपैथी के जरिए दुनियावी मामलात में दिलचस्पी नहीं ले सकते। किसी अहम जरूरत के वक्त हमें इजाजत होती है कि जो दीनदार हैं और जिनके लिए सलामती लाजमी है, हम इसकी कुछ मदद करें। लेकिन मैंने रूहानी टेलीपैथी के जरिए अपने भाई और इनके बच्चों और दूसरे मुसलमान खानदानों के बारे में मुख्तसर सी मालूमात हासिल की हैं। मुझे मालूम हुआ है कि वो लाओस के शहर डीन बेन फू से हिजरत करके बिन नामचान शहर में आए हैं। जनाब तबरेजी ने कहा, जब वो वतन छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं तो हमारा फर्ज है कि हम इनकी मदद करें और इन्हें यहाँ ले आएं, या वो जिस मुल्क में सलामती से पनाह लेना चाहें हम इन्हें इस मुल्क में पहुँचा दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यही चाहता हूँ मुसलमानों की नस्ल के तहफ़्फ़ुज़, सलामती और बका के लिए इन्हें वहाँ से निकाल कर किसी महफूज मुकाम तक पहुँचा दिया जाए। इसमें मुझसे कहने की क्या जरूरत है? इस इदारे में आपका एक बुलंद मुकाम है। आप इस इदारे के तमाम टेलीपैथी जानने वालों को हदायत दे सकते हैं। अल्लाह ने चाहा तो हमारे टेलीपैथी जानने वाले इन्हें बाहिफाजत किसी महफूज मुकाम तक पहुँचा देंगे।